नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आई एस पी सी एस अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा। और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, ये उसका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 कल अपलोड किया जा चुका है, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो आज जो हम पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं वो है कि संविधान का निर्माण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान सभा, क्योंकि संविधान बनने से पहले कुछ लोगों को चुना जाना था। तो जो लोग चुने गए तो उनको संविधान सभा के मेंबर कहा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो संविधान सभा। तो भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार जो है 1934 में एम एन राय ने रखा था। अगला जो है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए मांग रखी थी। तो 1934 में पहली बार एम एन राय ने, और उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके लिए ऑफिशियल विचार रखा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को ये पता लग गया कि विचार रखा गया, किसने रखा, कब रखा। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में आई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। तो इस योजना की कुछ विशेषताएं थी जिन पे आप हम लोग गौर करेंगे। तो इस योजना में क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बात करें तो इस संविधान की कुल सदस्य संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 389 होनी थी। जो संविधान सभा हम लोग की बननी थी उसमें टोटल जो सदस्य संख्या होनी थी 389 होनी थी। इसमें जो है 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अगला जो है इसमें अगला इसमें पॉइंट क्या था कि हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मतलब कि जो स्टेट जो थे, जो प्रांत थे और जो देसी रियासतें थी, उनको एक जनसंख्या निर्धारित कर दी गई थी कि 10 लाख लोगों पे आपको एक सीट मिलेगी। तो उस हिसाब से जो संविधान सभा हमारी बनी, जो उसमें निर्वाचित लोग हुए, तो कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र से चुने गए थे। तो 10 लाख की संख्या पर एक कैंडिडेट चुना गया था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट था वो था कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो करना था, देसी रियादों देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो करना था वो वहाँ के राजा महाराजा जो होते थे वही उनको ही दे दिया गया था कि आप अपने तरफ से किसी को भी भेज सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रतिनिधि थे वो किस किस बेस पे चुने जाने थे, तो और कितने कितने कहाँ से चुने जाने थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। और इसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर हुआ था, क्योंकि जो 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी उनको तो राजा महाराजाओं को ही चुनना था। तो बाकी की जो 296 सीटें बची उसके लिए चुनाव हुआ। तो इस चुनाव में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, तथा जो अन्य जो छोटे समूह थे उनको 15 सीटें मिली। तो उनको 15 सीटें मिली। बात आगे हम लोग बात करते हैं। तो यद्यपि संविधान सभा का चुनाव जो था वो वयस्क मताधिकार पर तो था नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय जो कैंडिडेट जो चुने गए थे उस वो चुनाव जो था वो वयस्क मताधिकार पर नहीं था। यानी कि जो 18 साल से हम लोग अभी कैसे वोट डालते हैं कि 18 साल के होने के बाद में हम लोग वोट डाल सकते हैं, तब जो उनका जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकार पर ना होकर सीमित मताधिकार पर हुआ था। कि जैसे कि कोई टैक्स देता हो, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा हो, तो इस तरीके से हुआ था। सीमित लोगों को मत देने का अधिकार था। तो अब जो चुने गए थे कैंडिडेट, तो उनमें कौन कौन लोग थे? उसमें प्रत्येक समुदाय के लोग थे, जैसे कि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो टोटल 15 महिलाएं जो थी वो भारत की संविधान सभा में शामिल थीं, जिन्होंने संविधान को निर्माण करने में अपना अपना योगदान दिया।
तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हमारी संविधान सभा जो है बन चुकी है, तो अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा जो कैंडिडेट पहुंच गए हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया। तो बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। तो अगर आगे चल के क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे यहाँ प्रोटेम सदस्य चुनने की जो प्रथा है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही चुना जाएगा, ये कहाँ से ली गई है, तो ये फ्रांस से ली गई है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णमाचारी सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। आगे बात करते हैं। आगे बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने जारी किया गया था, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा संविधान किस किस पॉइंट पे, किस किस बेस पे हम बनाएंगे। तो उसमें उसी की झलक थी, जिसको 22 जनवरी 1946 को उसी प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां, क्योंकि जो हमारा संविधान बना था उसके लिए कई समितियों का गठन हुआ था और सभी समितियों को काम सौंपे गए थे कि अपने अलग अलग काम सभी समितियों को सौंप दिए गए थे, जो हम लोग देखते हैं। तो बात आती है कि संघ शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ये एक तरफ समितियां दी हुई हैं, एक तरफ उनके अध्यक्ष कौन थे वो दिया गया। तो पहली समिति कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। चौथी थी प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता की भीमराव अम्बेडकर ने। पांचवी थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। इसके बाद में आ जाती है अल्पसंख्यक उप समिति, एच सी मुखर्जी। तो जो 8 बड़ी समितियां हैं वही महत्वपूर्ण है, बाकी की जो छोटी समितियां हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं बड़ी समितियों पे ही चर्चा करूँगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाली हैं या महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगली समिति की बात करते हैं। तो अगली समिति जो है हमारी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति प्रक्रिया नियम समिति की बात कर लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। और जो अगली जो है वो है राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों के साथ में जो समझौता करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। 8वीं थी संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो अब हम लोग बात करते हैं, जो समितियां हम लोगों ने सारी पढ़नी, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम है प्रारूप समिति। तो बात प्रारूप समिति की अब हम लोग करेंगे। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हम 7 सदस्यों के एक बार नाम देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे एन गोपाला स्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव को जो है बी एल मित्रा की जगह पे नियुक्त किया गया क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 7वें थे टी टी कृष्णमाचारी, ये जो थे वो डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद में इनको नियुक्ति मिली, यानी कि डीपी खेतान पहले इसके सदस्य थे, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में टी टी कृष्णमाचारी को इनकी जगह नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रारूप समिति ने भारतीय जो संविधान है इसको प्रारूप जो तैयार करने का काम जो था वो प्रारूप समिति ने किया। तो आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और उसके बाद में 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया, जिस पर चर्चा एवं परिवर्तन करने के बाद में
इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। तो जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। इसी तारीख को हम बोलते हैं कि हमारा संविधान अंगीकृत किया गया है। तो आगे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या था। प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो आगे हम लोग देखते हैं संविधान का प्रवर्तन। संविधान का प्रवर्तन यानी कि संविधान लागू कब हुआ। तो 26 नवंबर 1949 की तारीख की बात करें तो उस दिन जो है कि टोटल 15 आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए। उनकी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 जो है ये स्वतः ही लागू हो गए थे। और बाकी के जो संविधान के शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब हमारा संविधान हमने देखा कि किस तरह से बना, किस तरीके से संविधान सभा गठन हुई, किस तरीके से सारा प्रोसेस हुआ। अब जब संविधान बन गया तो लोगों ने, जो संविधान बनाने वाले कैंडिडेट थे, तो संविधान सभा जो थी कैंडिडेट्स जो मिलके बनी थी, तो उस संविधान सभा की कुछ लोगों ने आलोचना की। तो वो आलोचना किस किस बेस पे की गई, तो अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली आलोचना ये थी कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि इसका चुनाव जो था वो वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, कि सभी लोगों ने वोट नहीं किया, कुछ चुने हुए लोगों ने ही वोट किया था। दूसरी आलोचना थी कि संप्रभुता का अभाव। सम क्योंकि बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी, इसलिए संप्रभुता का अभाव था। तीसरी थी समय की बर्बादी। समय की बर्बादी का बात मतलब ये है कि हमारा जो संविधान था उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए और यूएसए ने अपना 4 महीने में ही बना लिया। अगली आलोचना कांग्रेस का प्रभुत्व, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। पांचवा वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। इससे क्या हुआ कि जब क्योंकि संविधान सभा में कई लोग जो है अधिवक्ता एडवोकेट थे, तो उन्होंने कानूनी भाषा लिख दी है, जिससे कि जटिल भाषा हो गई हमारे संविधान की, जो एक नॉर्मल इंसान को समझने की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो वर्ड दिए गए ना वो कानूनी वर्ड है जो आम लोगों के समझ में नहीं आते हैं। छठी आलोचना किस बात पे की गई कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है, क्योंकि जो कैंडिडेट जो थे उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो इस बात को लेकर भी लोगों ने आलोचना की। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अब जो हमारा संविधान बन चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि उसमें विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताएं अगर आप नॉर्मली अगर किसी से पूछ लोगे तो वो थोड़ा बताने में दिक्कत होगी। मतलब कि वैसे विशेषताएं जो संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ वो सब कहीं ना कहीं संविधान की विशेषताएं ही हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी नॉर्मल से पूछ लोगे जो तैयारी भी कर रहा हो, तो वो एक बार बताने में हिचकेगा कि विशेषताएं क्या होती हैं संविधान की। तो आज हम लोग उन बात करेंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं। जो आप पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कहीं ना कहीं ये विशेषताएं थी, ये तो मुझे पता थी लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। तो बात करते हैं विशेषताओं की। तो संविधान के वर्तमान में इसकी निम्न विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। सभी को पता है लेकिन अगर पूछने पे ये कोई नहीं बता पाएगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान। अच्छा, ये लंबा क्यों हुआ? क्योंकि भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार भी है और भारत की विविधता को लेकर भी। और क्या रीज़न है इसका कि केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान बनाया गया, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, तो इसलिए जो है ये लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट इसकी देखते हैं कि संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये लंबा हो गया है। तो अगली विशेषता की बात करते हैं हम लोग। अगली विशेषता ये है इसकी कि विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब है कि कई देशों के संविधान से चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। अमेरिका से, रसिया से, जापान से, इंग्लैंड से, कई कई देशों से जो है चीज़ें हमारे संविधान में ऐड हुई हैं। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा संविधान लंबा हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय।
नम्यता का मतलब यह है कि वो संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये संविधान जो है नम्य है। अनम्यता का मतलब कि जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया नॉर्मल नहीं है या उसके लिए विशेष प्रक्रिया है, तो उसको हम कहेंगे कि ये अनम्य संविधान है। तो भारत का जो संविधान है ये नम्यता और अनम्यता का समन्वय करके बनाया गया है कि कोई कानून जो है ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत के लिए जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था है, और इसका झुकाव जो है वो एकात्मकता की ओर है कहीं ना कहीं। जैसे कि इमरजेंसी लग जाने पर एकल जो है एकल ढांचा इसका हो जाता है, एकात्मक ढांचा हो जाता है कि जो है सेंटर ही बाकी सब स्टेट पे जो है कानून बनाती है, संसद ही सभी स्टेट का कानून बनाती है। तो कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर इसमें झुकाव दिया गया है। अगली विशेषता क्या है कि सरकार का संसदीय रूप, संसदीय प्रणाली भी इसकी एक विशेषता है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसकी विशेषता है। मौलिक अधिकार इसकी विशेषता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे ही इसकी विशेषता ही हैं। अगली जो है राजकीय नीति निर्देशक तत्व इसकी विशेषता है। मौलिक कर्तव्य इसकी विशेषता है। और विशेषताएं देख लेते हैं कि जो है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी इसकी एक विशेषता ही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसकी विशेषता है। एकल नागरिकता इसकी विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान इसकी विशेषता है। त्रिस्तरीय सरकार भी इसकी विशेषता है। तो ये सारी की सारी हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं देख ली। आगे देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ ली, अब हम बात करेंगे संविधान की आलोचना है। जो हमारा संविधान बना, लोगों ने किन किन बातों की आलोचना की हमारे संविधान की, अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि लोगों ने किस किस बात पे हमारे संविधान की आलोचना की। तो लोगों ने कहा कि ये उधार का संविधान है, आपने कई देशों से लेकर बनाया है, तो ये उधार का संविधान है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, आपने उसको ही बिल्कुल कार्बन कॉपी कर ली। कई जो है उसके प्रावधान आपने इसमें रख लिए हैं। तीसरा है अभारतीय या भारतीय विरोधी। कहने का मतलब ये है कि आपने अन्य देशों से लिया है, तो उनके यहाँ जो कल्चर है उस बेस पे उन्होंने अपना संविधान बनाया था, उसी बेस को आपने उठा के यहाँ रख दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयता विरोधी है। गांधीवादी से दूर। गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि हमारा जो व्यवस्था हो वो संसदीय हो या अध्यक्षात्मक हो। वो लोकल लोकल लेवल पे जो रेगुलेशन होता था जिला स्तर पे, या तो वो उस कहने का मतलब है कि संविधान में ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था, उनका कहना था। बाकी तो इसलिए ये भी आलोचना की जाती कि लोगों ने गांधी जी की भी बात नहीं मानी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे। अगली जो आलोचना की है कि महाकाय आकार की संविधान को बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है। अगली आलोचना की कि वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखी है कि वो आम लोगों के समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए आपको कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में लोगों ने कहा कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि वही लोग इसको समझ पाते हैं, आम इंसान जल्दी समझ में नहीं आता। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है संविधान के भाग। तो अब हम संविधान के भाग जल्दी से देख लेते हैं कि भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इस टॉपिक पे आ जाएंगे, तो देखते हैं। तो पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो बात करते हैं कि भाग एक की बात करें तो भाग एक में संघ और उसका राज क्षेत्र की बात की गई, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की बात करी गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। भाग 5 की बात करें, भाग 4 के बाद में आएगा भाग 4 ए। तो भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में तो भाग 5 पे हम लोग आते हैं। तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में कहा गया कि
संघ सरकार के बारे में जितनी भी हैं कि संघ सरकार में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भाग 5 में बात की गई है। भाग 6 की बात कर लें हम लोग, तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में वर्णन है, एक अनुच्छेद 152 से लेकर 137। ये साइड में अनुच्छेद लिखे हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये भाग लिखे हुए हैं। तो भाग 7 की बात करें तो भाग 7 को हम निरस्त कर दिया गया, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। भाग 8 की बात करें, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया। भाग 9 के का की बात करें तो भाग 9 के का में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 के खा की बात करें तो इसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध क्या होंगे, ये भाग 11 में कहा गया है। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद इससे रिलेटेड जो बाद होंगे वो भाग 12 में दिए गए हैं। भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य आप किस तरीके से कर सकते हो, ये भाग 13 में दिया गया है। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके बारे में भाग 14 में बात की गई है। भाग 14 के काम में अधिकरणों की बात की गई, यानी कि ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई, निर्वाचन आयोग जो है या निर्वाचन किस तरीके से काम करता है उसकी बात जो है भाग 15 में की गई है। भाग 16 की बात कर लें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंधों की बात की गई है, यानी कि जैसे कि आंग्ल भारतीय हो गए, SC ST OBC हो गए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की बात भाग 16 में की गई है। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। भाग 19 में जितने भी एक्सेप्शन है उनको भाग 19 में डाल दिया गया है। भाग 20 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें संविधान का संशोधन की बात की गई कि किस तरीके से हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो है वो भाग 21 में दिए गए हैं। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो है इसकी बात भाग 22 में की गई है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। ये आपका दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है पॉलिटी का। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। पूरी की पूरी पॉलिटी में पढ़ाऊँगा, कुछ भी बीच में छूटने नहीं दूँगा। और इसके साथ में ही आपके लिए MCQs रिवीजन भी मैं लेके आऊँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने के बाद में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे के क्या, सारे के सारे ही क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जितनी भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, UP SSC BDO, और जो बंद होगा रेलवे, SSC, कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपका पॉलिटी से आएगा तो वो यहाँ से छूट के नहीं जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।